आजादी मांगेंगे। मंजूर अहमद महसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफगानिस्तान में बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौन जानता था कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला मंजूर महसूद बड़े होकर मंजूर पश्तीन बनेगा और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। पश्तून बेल्ट में हीरो समझे जाने वाला, जबकि पाकिस्तानी रियासत की जानिब से गद्दार डिक्लेयर होने वाला 29 साला मंजूर पश्तीन बिलाखिर है कौन? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, तकरीबन 29 साल पहले मंजूर वजीरिस्तान के इलाके सरकोई के करीब एक देहात में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल वदूद है और वो एक स्कूल मास्टर थे। एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स गद्दार डिक्लेयर कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए हमें 21वीं सदी के आगाज में जाना पड़ेगा। नाजरीन, 9/11 दुनिया की तारीख में वो दिन था कि जिसने पूरी दुनिया के सियासी मंजरनामे को बदल के रख दिया। 9/11 के बाद अमेरिका ने अल-कायदा पर इल्जाम लगाया और इस इल्जाम के बाद उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में अफगानी मुहाजिरीन तकरीबन 40 लाख की ज्यादा तादाद में पाकिस्तान हिजरत करके आए। इस हिजरत के बाद पाकिस्तान और बिलखसूस सरहदी इलाकों में जो कि अफगानिस्तान से मुत्तसिल थे, वहां पे दहशतगर्दी की एक लहर पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये दहशतगर्दी का जिन बेकाबू होने लगा और बिलाखिर जब ये जिन बिल्कुल बेकाबू हो गया तो पाकिस्तानी इदारों की जानिब से 2005 में इन कबाली अजला के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया। इस ऑपरेशन से पहले वहां के मकामी लोगों को कहा गया कि यहां पे जंग शुरू होने वाली है और आप लोग अपने अपने घर छोड़कर किसी महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं। इस जंग ने वहां के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया और हुआ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, घर तबाह हुए, कारोबार तबाह हुए, लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन बिलाखिर पश्तून लोगों ने पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी फोर्सेस का साथ दिया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने तमाम दहशतगर्दों को वहां से कला कमा किया। इस हिजरत में मंजूर पश्तीन के घर वाले भी थे। 2005 में जब वहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ तो मंजूर पश्तीन के वालिद अपने तमाम घर वालों को लेकर मियाँ वाली की तरफ शिफ्ट हो गए और मंजूर पश्तीन को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उनकी फैमिली को तकरीबन 4 मरतबा हिजरत करना पड़ी। कभी ऑपरेशन की वजह से, कभी दहशतगर्दी की वजह से, कभी जलजले की वजह से। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके शहर या गांव पर जंग मुसल्लत हो चुकी है, आपके शहर के ऊपर, आपके गांव के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, कहीं गली में लाशें पड़ी हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है तो किसी के सर को काट के वहां पे दहशतगर्द उस सर से फुटबॉल खेल रहे हैं। ये वो सारे हकाइक थे जो कि इन दहशतगर्दी से मुतासरा अजला में हो रहे थे कि वहां पे दहशतगर्द मकामी लोगों के सर काटते और उन कटे सर से वो फुटबॉल खेलते थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। एक तरफ तो इन इलाकों में जंग जारी थी तो दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। मंजूर पश्तीन ने अपनी इंटरमीडिएट मुकम्मल की और उसके बाद गोमल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी उनकी जिंदगी का वो पहला स्टेप था जहां पे उन्होंने एक तंजीम का आगाज किया। इस तंजीम का नाम था महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और इनकी कोशिश थी कि महसूद कबीले से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और इसके साथ साथ कबाली अजला में महसूद कबीले के लोगों को जितने मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल के लिए भी आवाज़ बुलंद की जाए। नाज़रीन, डिग्री मुकम्मल होने के बाद मंजूर पश्तीन अपने आबाई इलाके की तरफ लौट जाते हैं और हल्के फुल्के अंदाज से अपने ये तंजीम को जारी रखते हैं। उसके बाद एक ऐसा साल आता है और उस साल में एक ऐसा कत्ल होता है जो मंजूर पश्तीन और उनकी जमात को पूरे पाकिस्तान में सबके सामने ले आता है। नाज़रीन, ये साल था 2018, महीना था जनवरी का, कि जिस महीने में कराची के अंदर नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान को एसएसपी राव अनवार की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से कत्ल कर दिया गया और इल्जाम लगाया गया कि नकीबुल्लाह महसूद के कलअदम तंजीमों के साथ रवाबित थे। मंजूर पश्तीन ने भी ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद में आल पश्तून जिरगा के नाम से एक एहतजाज करेंगे और उनका मुतालबा है कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल में मुलव्वस जितने भी ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। मंजूर पश्तीन अपने दोस्तों के साथ मियाँ वाली से चलते हैं और इस्लामाबाद में आके आल पश्तून कौमी जिरगे की जानिब से धरना दिया जाता है और इस धरने में ना सिर्फ महसूद कबाइल के लोग शरीक होते हैं बल्कि पश्तून बेल्ट के दीगर कबाइल के लोग भी
नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के इंसाफ के लिए वहां पे जमा होते हैं। इस प्रोटेस्ट ने ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मंजूर पश्तीन को जगह दी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी मंजूर पश्तीन का नाम छा गया। अब वो कौम जो जंग से गुजरी हुई थी, जिनके घर तबाह थे, जिनके बच्चे मारे जा चुके थे, जिनके घर घर में लाशें थी, जिनकी मोहल्ले गली सड़क तबाह थी, उन तमाम तर उम्मीद से हारे लोगों को मंजूर पश्तीन में एक उम्मीद दिखाई दी और मंजूर पश्तीन को पश्तून बेल्ट के नौजवानों ने और लोगों ने एक हीरो समझना शुरू कर दिया कि वो उनको हकूक के लिए बात करते थे। और इसके बाद मंजूर पश्तीन ने बाकायदा तौर पर अपनी तंजीम का नाम तब्दील किया और महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से इसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम दिया। और इसके बाद बड़े लेवल पर उसकी मेंबर साजी मुहिम चलाई गई, जगह जगह पे तंजीम साजी की गई, मुख्तलिफ इलाकों में इजलास और जलसे भी किए गए, जिसकी वजह से ये तंजीम देखते ही देखते पूरे कबाली इलाकों में फैल गई। नाज़रीन, अब मंजूर पश्तीन को कौमी लेवल पर एक पहचान मिल चुकी थी और पश्तून लोग उनको अपना हीरो और अपना रहनुमा मानने लग गए थे। अब मंजूर पश्तीन चुप चुप करके आहिस्ता आहिस्ता से जो अपना काम कर रहे थे, अब वो बड़े पैमाने पर बोलने लगे और खुलेआम आर्मी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगे। उन्होंने नारे भी लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस पे इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान फोर्सेस ही दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है, ये जानबूझ के जंग मुसल्लत करते हैं और दहशतगर्दी करवाते हैं ताकि डॉलर्स ले सके। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन हमारे कबायली अज़ला के अंदर जितने भी वसाइल हैं, इन तमाम वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से ये सारा ढोंग रचाया गया है और ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई है ये दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए नहीं, ये पश्तून लोगों को मारने के लिए है। उन्होंने और क्या इल्ज़ामात लगाए और आप उनकी ज़ुबानी खुद सुनिए। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। एक तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। 80,000 मेरे वतन के आकाबिरीन को मारा है। 30 सालों से इस रियासत के तोपे, टैंक, जहाजें, खुदकुश बमबार, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेट किलिंग, लापता अफराद बर्दाश्त कर रहे हैं। जितने भी वहां सियाही मकामात हैं वहां पर इस फौज ने कब्जा किया है। दिर के दियार जो है इस मुल्क के ब्रिगेडियर और जनरल कारोबार कर रहे हैं। मोहम्मद के मार्बल और नेफ्राइट, इनसे ये जर्नल बता लेते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान के 700 मायर हो रहे हैं। वजीरिस्तान में रोजाना लैंडमाइंस है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। क्वेटा में 40,000 एकड़ से ज्यादा उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। नाज़रीन, ये वो संगीन इल्जामात थे जो मंजूर पश्तीन अब महफिलों में, जलसों में और खुलेआम इन तमाम इल्जामात को पाकिस्तानी फोर्सेस पे लगाते थे और पाकिस्तानी रियासत पे लगाते थे। और बिल आखिर 2018 में उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से इन तमाम तर इल्जामात का तफसीली जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। मंजूर पश्तीन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 3 बड़े मुतालबात थे। एक मुतालबा ये था कि पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर जो लैंड्स माइंस बिछाई गई हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उनसे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। इसको मेजर जनरल आसिफ गफूर ने माना और उन्होंने कहा बिल्कुल आपका मुतालबा दुरुस्त है और हमने इसके लिए 48 इंजीनियर्स की टीम लगा दी है, जिन्होंने 45% एरिया डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये क्लियर हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको क्लियर कर देंगे। उनका कहना था कि हम पहले जंग में मसरूफ थे और ये तमाम तर चीज़ें जो माइंस बिछाई थी सिर्फ इसलिए कि दहशतगर्दों से निपटा जाए, क्योंकि अब जंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियरेंस की तरफ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा मंजूर पश्तीन और PTM का यह था कि मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराया जाए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि ये मुतालबा दुरुस्त है और हमने इससे पहले 2010-11 में एक जुडिशियल कमीशन कायम किया था और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 मिसिंग पर्सन के केसेस से जिनको खत्म करके अब 2500 तक ले आया गया और 2500 केसेस को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा यह था कि मंजूर पश्तीन और उनकी जानिब से इल्जाम लगाया जाता था कि ये जो पाकिस्तान के कबाली अजला के अंदर फौजी चेक पोस्टें हैं, इन पर नाजेबा रवैया इख्तियार किया जाता है, इन चौकियों को खत्म किया जाए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा यह भी आपका मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन जो हमने चौकियां बनाई थी वो 400 के करीब थी और जंग में ये इसलिए बनाई गई थी कि दहशतगर्दों की नकलो हमल पर जो है वो काबू पाया जा सके। उनको भी खत्म करके 300 तक लेके आए हैं और हमारी कोशिश है कि जैसे ही मुकम्मल अमन बहाल होगा
تو ہم ان 300 کو بھی ختم کر دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی پورا علاقہ فری اینڈ فیئر رہ جائے۔ ان تمام تر الزامات کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے تفصیلی انداز میں دے دیا، لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے منظور پشتین اور ان کی جماعت کے اوپر جو سنگین الزامات لگائے وہ آپ ان کی زبانی ذرا خود سنیے۔ 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے؟ 8 اپریل 2018 کو جو قندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی، اس ساتھ ایک دوست بھی تھا، کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے؟ 8 مئی 2018 کو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے، اس نے طورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے؟ مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے؟ 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پہ؟ ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے؟ ناظرین، کافی لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کی ساری موومنٹ کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ پشتونستان کے نام سے ایک نیا ملک بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ پشتونستان کی تحریک پاکستان کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ افغانستان کے پشتونوں کو جب علم ہوا تھا کہ انگریز بر صغیر کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا نامی 2 ریاستیں آ رہی ہیں، تو اس وقت وہاں کے افغانوں نے یہ انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ آپ پاکستان میں شامل ہونے والے تمام پشتون علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بجائے افغانستان کا حصہ بنا دیں تاکہ گریٹر افغانستان کا ہمارا خواب پورا ہو سکے۔ انگریزوں نے افغان حکومت کے یہ سارا مطالبہ مسترد کیا۔ 1947 کے اندر بنو کے اندر چند مقامی لوگوں نے قرارداد پیش کی اور کہا کہ آج سے ہم آزاد ہیں اور پشتونستان ہمارا ملک ہوگا۔ اس کے بعد 1955 کے اندر پاکستان ایمبیسی جو افغانستان میں تھی کابل کے اندر، وہاں پہ چند شرپسند حملہ کرتے ہیں حکومتی سرپرستی میں اور پاکستانی پرچم اتار کر وہاں پشتونستان کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1960 اور 61 میں افغان حکومت کی جانب سے چند قوم پرست پشتونوں جو کہ پاکستان کے پشتون علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو فنڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی فوجی مدد بھی بھیجی جاتی ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کریں، اور ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد آپ ایک آزاد پشتونستان ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ تمام تحریکیں ہیں جو ایک بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہیں۔ ان تمام تر الزامات کو تقویت یہ دیتی ہے جب منظور پشتین یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اب ہم آزادی مانگیں گے، اور بالخصوص ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پشتونستان کے پرچم کے ساتھ ان کی ایک تصویر موجود ہے۔ منظور پشتین جہاں تک اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، بے شک جینون ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ڈیمانڈز کی آڑ میں پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کریں۔ آپ کے جلسے کے اندر افغانستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آپ کے جلسے کے اندر پشتونستان کے جھنڈے تو لہرائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جاتا۔ اور ہوا یہ کہ اسی سال یعنی کہ 2023 کو 14 اگست گزری، آپ نے پاکستان کا جشن آزادی بھی نہیں منایا، بلکہ آپ نے اس دن یوم سوگ منایا۔ پاکستانی لوگوں کو پاکستان کی ریاست اور اداروں سے ہزارہا مختلف قسم کی شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ بالکل بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم پاکستان سے آزادی مانگیں گے۔ ایسا کرنا میرے خیال میں صرف غداری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے منظور پشتین کا موقف کھلے واضح میں الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا، پاکستانی ریاست کا موقف آپ کے سامنے رکھا، اپنی رائے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ یہ خود فیصلہ کریں منظور پشتین ہیرو ہے، دہشت گرد ہے یا انسانی حقوق کا کارکن ہے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔